हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर MR तेतरवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जाम एम्पायर में। बड़े दिनों बाद आज हमारी क्लास होने जा रही है दोस्तों, लेकिन जो भी क्लास होगी देर आएंगे दुरुस्त आएंगे और ऐसा निपटारा करेंगे। राजवंश का जो भूत है वो हमेशा हमेशा के लिए आज भाग जाने वाला है। जैसे दोस्तों जेत्र सिंह ने भूताला के युद्ध में मुगलों का भूत उतारा था, हम आगे देखेंगे कहानी के माध्यम से, क्योंकि मेरा पढ़ाने का अंदाज वैसा ही रहने वाला है जैसा मैंने खनिज, चित्रकला, मिट्टियां सारा कुछ आपको याद करवाया है। कुछ इसी अंदाज में हम राजवंश पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले मेवाड़ राजवंश। मेवाड़ का इतिहास आप सभी को पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होता ही है। साथ ही RAS मेंस का जो पर्सपेक्टिव है उस हिसाब से भी लेकर चलने की कोशिश करेंगे, कोई एक चीज छूटे ना, याद हो जाए दोस्तों। आप सभी को पता है मैं पढ़ाता नहीं हूँ, याद करवाता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ाता आप किताब से भी पढ़ लोगे। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपके सवाल निकलने चाहिए जब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। अगर वो निकल गए तो ऑटोमेटिक आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और वो तभी निकलेंगे जब आपको याद होगा। तो उसी अंदाज में हम आज शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों मेवाड़ का इतिहास। एक पढ़ने का क्रम होता है दोस्तों इतिहास को, जिसे पढ़ाने को इससे पहले गुर्जर प्रतिहार पढ़ना चाहिए था, लेकिन गुर्जर प्रतिहार दोस्तों जनरली अभी मैं आपसे गुर्जर प्रतिहार का कोई क्वेश्चन पूछूं आप नहीं बता पाओगे, जबकि मेवाड़ का पूछूं तो आप बता पाओगे। तो मेवाड़ जैसे आप पढ़ लोगे, फिर गुर्जर प्रतिहार से हम कंपेयर करेंगे क्योंकि लड़ाई उधर ही होनी है, तो फिर आपको समझ आ जाएगा। ऐसे ही फिर मेवाड़ से रिलेट होता है मारवाड़ वाला, फिर कछुआ आ जाएगा। तो अब एक एक करके क्रम होता है चीज़ को पढ़ने का। जैसे पॉलिटी का भी एक क्रम होता है ना, राष्ट्रपति और राज्यपाल साथ पढ़े जाते हैं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री साथ पढ़े जाते हैं। तो इस हिसाब से लिखा नहीं होता बुक में, लेकिन हमें पढ़ना होता है उस हिसाब से, ताकि लंबे टाइम तक चीज़ें कंपेयर करके आराम से याद हो सके। तो मेवाड़ का इतिहास हम पढ़ने की कोशिश करेंगे आज, और पढ़ने की नहीं याद करने की कोशिश करेंगे। तो प्राचीन नाम क्या था मेवाड़ का, आप सभी को पता है, शिवी जनपद की, याद नहीं रखना है। शिवी जनपद चाहे कैसे भी उनको कहा गया हो, लेकिन ध्यान रखना मेवाड़ वाले भगवान शिव के उपासक कह सकते हैं, पूजा कह सकते हैं, करते थे, शैव धर्म को मानते थे, है ना। तो शैव धर्म को मानते थे तो मान लेना कि प्राचीन नाम शैव जो है शैव था दोस्तों। और एक और नाम था प्रागवाट था, और एक था मेदपाट। मेदपाट नाम क्यों पड़ा? मेद जाति के लोग रहा करते थे, ऐसा कहा जाता है, उनका शासन था। अब जो कहा जाता है वही हम मान लेते हैं, क्योंकि दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दूं, जो राजवंश आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जब गुलाम वंश का शासन मुगलों का दिल्ली में स्थापित हुआ था 1200 ईस्वी के आसपास, तब से हमारे पास दोस्तों जो आज हम सन चलते हैं वो आया। उससे पहले हमारे पास कोई विधिवत रूप से ऐसा कोई लेखा जोखा है नहीं। तो उससे पहले का जो भी इतिहास है ना, वो तारीखों में थोड़ा ज्यादा पेचीदा है, उलझा हुआ है। अलग अलग इतिहासकारों ने अपने हिसाब से अलग अलग व्याख्या कर दी, अलग अलग मत निकाल दिया। आपको भी कई किताबों में कुछ मिलेगा, कई टीचर के पास कुछ और मिलेगा, तो आपको ज्यादा उसमें दोस्तों अंगुली करनी नहीं है। आप गूगल, विकिपीडिया कहीं भी जाके अंगुली करोगे ना, चाहे तो कितनी अंगुली कर ले दोस्तों, अंगुली घिस जाएगी, आपका सोल्यूशन यहाँ से खत्म नहीं होगा, क्योंकि चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो मैं वो लेके आऊँ जो ऑफिशियल है, जो RPSC अधीनस्थ बोर्ड ने माने हैं सवाल, उस हिसाब से हम पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। बाकी अंगुली कितनी करते रहो, कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये था मेदपाट है, प्रागवाट, प्राग पहले तो सबसे पहले मेवाड़ राजवंश आता है, इसी की स्थापना हुई थी, तो प्रागवाट भी इसी को कहते हैं दोस्तों। हालांकि डेफिनेशन मतलब ऐसा कहा जाता है, मैं याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। गुहिलों का उदय, सबसे पहला जो राजवंश आता है मेवाड़ में वो होता है गुहिल दोस्तों। नामकरण के बारे में आप सभी को पता है, अब गुहिल है तो गुफा कह देते हैं कि गुफा में जन्म हुआ था गुहिल का। तो इसी से कई सारी थ्योरीज आगे आएगी, हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखना 566 ईस्वी में इस राजवंश की स्थापना हुई थी। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में कई अलग अलग ख्यालात हैं दोस्तों, जैसे कि DR भंडारकर साहब और गोपीनाथ शर्मा साहब दोस्तों। ये शर्मा साहब हैं, और शर्मा ब्राह्मणों के भंडार तो हमेशा भरे ही रहते थे पहले, है ना। ब्राह्मणों के भंडार तो आज भी भरे रहते हैं, प्राचीन काल से मध्यकाल से लेकर ब्राह्मणों का वर्चस्व रहा है। तो ब्राह्मण वंश जो शर्मा जी हैं, गोपीनाथ शर्मा जी और भंडारकर साहब हैं, तो इन्होंने कहा है कि ब्राह्मण वंश से गुहिल जो वंश है उसकी उत्पत्ति हुई है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो उस जमाने के लोग बताएं, लेकिन हम इसी को मान करके चलते हैं। उसके बाद टोड साहब आए, टोड साहब विदेशी। अब विदेशी है तो जिसकी डपली, वो कहते हैं ना, जिसकी डपली उसकी राग है ना, सब अपनी मर्जी के खिलाड़ी बन गए। टोड साहब विदेशी थे, उन्होंने कह दिया कि गुहिल तो विदेशी है भाई साहब। देखो देख रहे आप, यही चलता है इतिहास में, है ना। प्राचीन इतिहास की बात करें हम, मीडिएवल से थोड़ा पहले, तो उसमें वो एक पारदर्शिता नहीं है, शुद्धता नहीं है वहाँ के इतिहास में, तो हमें ऐसे देखने को मिलते हैं 2-2, 3-3 मत, है ना। इसी प्रकार से मोहम्मद नैन्सी साहब आए, जिनको राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। इन्होंने कहा क्या कि इनकी 24 शाखाएं थी। तो टॉड ने भी कहा 24 शाखाएं थी गुहिलों की, और मोहम्मद नैन्सी ने भी कहा 24 शाखाएं। अब कंफ्यूजन जो चीज जहां हो सकती है वो मैं बता देता हूँ। मोहम्मद नैन्सी ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई है,
और गुहिल की चॉइस बताइए, और गुर्जर प्रतिहार की दोस्तों, जो गुर्जर प्रतिहार है उसकी दोस्तों 26 शाखा बताइए। तो कंफ्यूज नहीं होने का मेरे लाल। उसके बाद देखिएगा कवि राजा श्यामल दास, आप सभी को पता है, इन्होंने दोस्तों 36 शाखाएं बताइए। तो टोड ने और नैणसी ने, टोड जब आए, नैणसी है ना, तो नैन देख लेना अपने हिसाब से ना, ठीक है। तो उन्होंने 24 शाखा बताई, 1 2 का 4 है ना, नैन टोड, टोड का नैन मटक्का देख लेना, 2 1 2 का 4 हो गया, तो 124 तो हो नहीं सकती, 24 ही होगी, ध्यान रखना। ये पूछा जाता है सवाल, इसलिए रुक रहा हूं मैं दोस्तों। आप सभी को पता है इतिहास आप पढ़ते हो ना, अगर आप किसी टॉपिक पे, किसी लाइन पे, किसी पेज पे रुक रहे हो तो आप समझ लेना सही डायरेक्शन में हो। आप भागे जा रहे हो, याद हो नहीं रहा है, लग रहा है पढ़ लिया अभी के लिए याद है, 2 घंटे बाद भूल गए, कुछ नहीं होना जाना, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं मैं रुक रहा हूं, इसका मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सारा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये पूछा जाता है कि 24 शाखाएं, तो मोहन नैणसी ने 24 बताई, टोड ने भी 24 बताई, और दोनों ने 24 बताई, तो एक साथ लिख लिया जाए। और नैणसी ने एक और गुर्जर प्रतिहारों की 26 बता दी, तो उसको हमने साथ में नीचे लिख दिया, अब एक साथ लिख दिया तो कंफ्यूजन खत्म। यही होता है पढ़ने का तरीका। और कवि राजा श्यामल दास जो होता है उसने 26 शाखाएं, 36 शाखाएं इसकी बताइए। बात करते हैं, ये तो फैक्चुअल चीजों की। अब बात करते हैं कुछ कहानियों की तरफ, चलते हैं कि क्या क्या यहाँ पे सुनाई देता है। तो गुर्जर प्रतिहारों के सामंत भी थे पहले, कहा जाता है। ऐसे आ जाए ऑप्शन में तो मान लेना है आपको, ठीक है ना, ऐसी कोई पुष्टि इस इतिहास के करता नहीं है जो हमें लिख रहा है। अब इसके बाद देखिएगा अबुल फजल साहब जो थे, अब देखो जैसे टोड विदेशी थे, उन्होंने अपना बता दिया, हमारे वाले गोपी साहब और भंडारकर साहब ने कह दिया अरे तो ब्राह्मणी थे, ठीक है। तो अबुल फजल कहाँ कम रहने वाले थे, इन्होंने भी मजे ले लिए। इन्होंने कहा कि अबुल, ये जो गुहिल थे मेवाड़ के प्रारंभिक शासक, ये जो थे वो ईरान के बादशाह नौशेरवा आदिल के संतान थे दोस्तों, की संतान बताया गया। देख लो अबुल फजल साहब ने अपने हिसाब से, अब अबुल फजल साहब कौन आपको पता ही, तो ये तो उसी परंपरा अकबर के नवरत्नों में से एक थे अबुल फजल। अकबर बाहर से आए थे तो उन्होंने बता दिया कि जो हमारे पूर्वज रहे होंगे किसी टाइम, क्योंकि संपर्क स्थापित करना था ना इनको, मेवाड़ था जो झुक नहीं रहा था, तो अपने हिसाब से इन्होंने व्याख्या करने की कोशिश करी और कहा कि ये नौशेरवा आदिल की संतान बताया गया है अबुल फजल के अनुसार। पूछा जाता है ये सवाल। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, कुछ कहानियों की तरफ चलते हैं रोचक। ऐसा कहा जाता है, अब देखो एक और जो थ्योरी सामने आती है इसके बारे में, वो कहा जाता है कि 524 ईस्वी के आसपास वल्लभी, गुजरात में एक शहर पड़ता है, वहां पे विदेशी आक्रमण होता है। मान लेते हैं, मैं भी मानता हूं, आपको भी मानना पड़ेगा। तो वल्लभी गुजरात पर विदेशी आक्रमण होता है। तो होता क्या है, वहां एक शीलादित्य जो नाम का राजा था, ये राजा था शीलादित्य दोस्तों, ध्यान रखना है ना। तो हम कह सकते हैं कि गुहिल वंश का पहला राजा, हालांकि संस्थापक नहीं है ये, हम कह सकते हैं कि शीलादित्य जो था, उनकी पत्नी जो थी वो पुष्पावती थी। तो हुआ क्या था दोस्तों, ये वल्लभी के राजा थे शीलादित्य, यहाँ पे विदेशी आक्रमण हुआ तो सारे के सारे मारे गए। आप कहोगे सर कोई बचा क्या, बिल्कुल भाई साहब बचेगा तभी तो इतिहास बढ़ेगा, है ना, किसी को तो बचना पड़ेगा। तो होता है ना पिक्चरों में, साउथ की मूवीज में सारे घर वाले मर जाते हैं, एक छोटा सा नन्नू सा बच्चा बच जाता है ना, कभी तैरता हुआ कभी कहाँ। तो ऐसे ही चीजें आगे बढ़ती है, इतिहास लिखा जाएगा तो फिर, है ना। तो शीलादित्य की जो रानी थी वो थी पुष्पावती, वो दोस्तों गर्भवती थी, और वो क्या है, अब माता अम्बा के मेवाड़ की तरफ आई हुई थी। माता अम्बा का पुजारन थी, मतलब कह सकते हैं भक्त थी। तो माता अम्बा के दर्शन करने वो आई हुई थी। कोई सीन मतलब कहीं गया हुआ होता है, बच्चा ननिहाल होता है, पीछे पूरा परिवार खत्म है, वो ननिहाल में बच जाता है। तो ये पुष्पावती माँ अम्बा के दर्शन करने के लिए दोस्तों का, माता अम्बा के दर्शन करने की आई हुई थी। पीछे से आक्रमण हो गया वल्लभी पे, और पूरा का पूरा स्वाहा हो गया, शीलादित्य साहब की मौत हो गई। तो पुष्पावती बच गई, वो गर्भवती थी। अब वो जा रही थी वापस, तो दोस्तों जंगल में उनको कोई मिले, ऋषि मुनि टाइप के, ब्राह्मण पंडित टाइप के आदमी, कि अब तुम कहाँ जा रही हो, कि मैं तो मेरे घर पे जा रही हूँ, कि घर पर कुछ नहीं है, वहाँ तो शमशान बन गया है, आप यहीं रहो। तो बोली कि क्या हुआ, कि अटैक वटेक हो गया है, और सब तरह से अटैक वटेक नहीं, उस टाइम का अलग ही होगा जो भी उनका ना सर्जिकल स्ट्राइक टाइप का, ठीक है। तो कोई बचा नहीं है, जाने का कोई फायदा नहीं, बोलती है मैं भी क्षति होना चाहती हूँ। तो उन्होंने समझा उसको कि क्षति हो, अपना शरीर लेके हो, आप गर्भवती हो, जो बच्चा है उसका जान लेने का अधिकार आपको नहीं है। तो फिर वो माने। तो उनको क्या हुआ, पुष्पावती को दोस्तों गुफा में रखा गया, गुफा में उन्होंने बच्चे को जन्म दिया, और जन्म दिया तो जैसे ही वो जन्म दिया तो उसका नाम तो गुहिल हो गया गुफा में, और वो उसकी बाद क्षति हो जाती है जाके बच्चे को जन्म देके। ऐसी मान्यताएं हैं, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ, और एग्जाम में आ जाए तो आपको मार देना है, मैं ये दिखे तो नहीं मारना, ठीक है। तो ये गुहिल इसलिए तो गुहिलादित्य कहा जाता है इसको, ठीक है। तो गुहिलादित्य जो थे, गुहिल वंश के पर, इसी के नाम पे गुहिल वंश पड़ा। इनके पिताजी थे शीलादित्य,
नहीं पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन अब इस बात की सत्यता की पुष्टि कहां से होती है, तो ध्यान रखना जो शामोली अभिलेख है 646 ईस्वी का हमने पढ़ाया था, आपको उदयपुर में पढ़ता है। और जब मैंने अभिलेख याद करवाए थे 4 पार्ट में एग्जाम एम्पायर ऐप पर, जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो कर ले। सारे ही अभिलेख उसी स्टाइल में, जैसे प्राचीन सभ्यताएं पढ़ी, चित्रकला पढ़ी, खनिज पढ़े, वैसे ही अभिलेख जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक तो बनता ही है, 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और सारा जीके हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। तो उसी शामोली अभिलेख में मैंने बताया था कि हम किसी काम का, कारखाने का उद्घाटन करेंगे तो नारियल फोड़ के मोली बांधेंगे तो जावर की खानों का दोस्तों। तो उद्घाटन किसका किया था हमने, जावर की खानों का। तो जावर की खानों से तांबा निकलने का प्रमाण कहां से मिलता है, ये शामोली अभिलेख से मिलता है। और उसी शामोली अभिलेख में दोस्तों शीलादित्य 5वां राजा बताया गया है, किसका, इस वंश का, ऐसा कहा जाता है। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन कह दे कोई कि स्मार्ट साहब को कुछ आता नहीं है, तो कुछ हम भी बता देते हैं कहानियां, ठीक है। इसके बाद आता है गुहिल के बाद। अब जो गुहिल जो गुफा में पैदा हुआ, गुहिलादित्य के बाद जो प्रतापी शासक हुआ वो था बापा रावल। यहां से दोस्तों थोड़ी थोड़ी हमें क्लैरिटी आती है किसकी, इतिहास की। थोड़ा थोड़ा सन भी सटीक यहाँ से बैठता है, और जब पूरा तो सटीक 13वीं सदी से बैठने लगेगा, ठीक है। तो गुहिल का पहला प्रतापी शासक जो था बापा रावल दोस्तों, इसे बप्पा रावल भी कहा जाता है। आपको होगी ये कैसा नाम है बप्पा रावल, वैसा उपाधियां होती है, जैसे महाराणा बापू थे, है ना, महात्मा गांधी थे तो बापू थे। तो दोस्तों बापू है ना, एक जो गुजरात साइड का इलाका होता है ना, वहाँ पे एक उपाधि होती है बापू, जो अच्छा काम करता है, नहीं काम करता है, उसको बापू कह दिया जाता है। जैसे हमारे क्या मतलब जो पढ़ते पढ़ते एजेड हो जाते हैं, बड़ी लंबी सी दाढ़ी ले लेते हैं, अच्छी खासी मूछें ले लेते हैं, उनको दोस्तों साधु महात्मा कहा जाता है मुखर्जी नगर में, है ना, कि भाई साहब इनको पूरा नॉलेज तो पूरा है, बस किसी कारणवश इसका यूपीएससी नहीं निकल रहा है। ऐसा है दोस्तों, मैंने कई सारे ऐसे देखे मुखर्जी नगर में चाय पीते हुए, जिनको ज्ञान बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा अखंड ज्ञान है, टीचर से ज़्यादा ज्ञान है, बस कुछ कारण उसका नहीं निकल पाता है, लेकिन वो लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों को साधु महात्मा कहते हैं वहाँ पे ना। तो ऐसे ही जो अच्छा काम करता है तो इसको बापू कहा जाता है। तो बापा रावल रावल उपाधि थी। तो उनका मूल नाम क्या था, कालभोज। दोस्तों ध्यान रखना, अब वो काल बन के आ गया था सभी के लिए, और एक अच्छे ढंग से गुहिल वंश की स्थापना करने जा रहा था। तो दोस्तों इनका मूल नाम था कालभोज। इनका राज्याभिषेक, यहाँ फिर से 2 फाड़ हो गए दोस्तों इतिहासकारों में। जो हमारे वाले थे श्यामल दास, जिन्होंने वीर विनोद में लिखा दोस्तों, अब देखिएगा, हमें कह सकते हैं कि ये विधिवत रूप से जो स्थापना करता थे, कह सकते हैं कि जो गुहिल वंश के संस्थापक थे, वो हम मान सकते हैं कालभोज यानी कि बापा रावल को। अब इनका राज्याभिषेक होना है, और कोई वीर आदमी ही दोस्तों राज्याभिषेक कर सकता है ना, जिसमें वीरता होगी, है ना, तो वही स्थापना करेगा। तो कालभोज था। तो इसका जो श्यामल दास द्वारा लिखित ग्रंथ है वीर विनोद, इसमें इस बात की पुष्टि की गई है कि 734 ईस्वी में मौर्य से प्राप्त किया गया है ना। ये इस बात की पुष्टि करता है श्यामल दास, है ना, हमारे वाले कवि राजा श्यामल दास, है ना। हमारे वाले कहूँगा तो हमारे इंडियन, और बाहर वाले टोड़ जैसे आदमी जो लेट आते हैं और फिर अपने हिसाब से लिखते चले जाते हैं, और वाही भी ज़्यादा पा जाते हैं, और सिलेबस इतना बढ़ा जाते हैं कि टोड़ ने तोड़ जी के अपना टांग अड़ा दी है ना, आपको पता ही है। तो देखिएगा, अब टोड़ के अनुसार क्या है, टोड़ कहता है 777 ईस्वी में। तो ध्यान रखना, टोड़ ने बाद में बताया है क्योंकि वो लेट आया है, वो बाहर से आया ना, हमारे वालों को पहले ही पता था ना। तो हमारे वाला श्यामल दास ने कहा 734 ईस्वी में मौर्य से प्राप्त किया गया था ये। अब आप कहोगे सर ये फिर गुफा वाली कहानी कहती, इसलिए कह रहा हूं मैं, जितना अंगुली करोगे उतना घिसेगी, कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना भाई। तो टोड़ के अनुसार दोस्तों 770 ईस्वी में, देख रहे हो कितना फर्क है, 34 70 मतलब 40 30 34 कितना हो गया, 34 36 36 साल का गैप है ना। अब टोड़ 36 साल का होगा मान लो उस टाइम, है ना, इतना आया होगा, वो थोड़ा तो बुढ़ा होगा ना, तो उसने उतना ही गैप रख दिया, ठीक है। तो नागदा को राजधानी बनाया गया, ये ध्यान रखना दोस्तों। नागदा कहाँ था, उदयपुर में पड़ता था, उसी को राजधानी बनाया गया। इसकी भी कहानी हम समझाएंगे, आगे याद करवाएंगे, ठीक है। अब दोस्तों जो कालभोज था वो पहला शासक था मेवाड़ का जिसने सोने के सिक्के चलाए, ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। 115 ग्रेन का सोना का सिक्का था। उपाधियां थी हिंदू सूर्य, क्यों लिए हम आगे बात करते हैं, उससे पहले इसकी जो 2 थ्योरीज है उन पे चलते हैं। तो देखो, नागादित्य की हत्या के बाद इनके पिताजी का क्या नाम था, बापा रावल, क्या ना, बापा रावल जो हम पढ़ रहे हैं, उनके पिताजी का नाम था नागादित्य। आपको होगी सर ऐसी ही दवनीय में थोड़ी देर पहले सुनाई दी थी, हाँ वो आपको शीलादित्य सुनाई दी थी, है ना। शीला की जवानी मत समझ लेना, लेकिन हाँ गुफा शीला उस हिसाब से आपको रिलेट कर लेना है। हर एक राजवंश, हर एक राजा बहादुरी भरा था, हमको सिर्फ याद करना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। तो शीला पहले आएगा, शीला गुफा पहले आएगा, और उसी के बाद सारा आगे कार्यक्रम बढ़ता चला जाएगा।
और नागादित्य जो है वो बाद में आता है। नागादित्य के पुत्र थे बप्पा रावल। नागादित्य नागदा राजधानी, नागादित्य के पुत्र बप्पा रावल थे और बप्पा रावल ने पहली राजधानी किसको बनाई? नागदा को। नागादित्य नागदा, नागादित्य के पुत्र बप्पा रावल, नागदा राजधानी। समझ आ रहा ना भाई? शीलादित्य और नागादित्य सेम ध्वनि है। वहां पे जाके ये इसीलिए कहता हूं मैं रुक रहा हूं। क्यों रुक रहा हूं? क्योंकि वहां पे फिर आपको लगेगा हाँ अल्लट को एलिमिनेट कर दिया, सांगा को कर दिया, अब शीलादित्य और नागादित्य रुक गया, अब दो में लटक गए, फिर राम जी का नाम लेके तुक्का मार के आ गए। ये करते हो ना, तो इसलिए कह रहा हूँ शीला पहले आएगा, नागादित्य बाद में आएगा, नागदा राजधानी बनेगी तब। और नागदा राजधानी कौन बनाएगा? नागादित्य का पुत्र बापा रावल। ठीक है, रुक रहा हूं इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिएगा नागादित्य की हत्या के बाद अब हुआ क्या था? नागादित्य की हत्या कर दी गई, ऐसी एक थ्योरी है। और उनकी विधवा पत्नी जो है वो दोस्तों, अब आप कहोगे पत्नी का नाम भाई किसी को नहीं पता, इतिहासकार भी भूल गए यहाँ तो। ठीक है, तो विधवा पत्नी है, उनका 3 वर्ष का बालक था। कौन था बालक? यही बप्पा रावल ही थे। तो उनको लेके वो निकल पड़े और कहाँ चले गए? बड़नगरा जाति की कमलावती के वंशजों के पास ले गए दोस्तों। अब यहाँ भी पार नहीं पड़ी, उसके बाद वो चले आगे। तो दोस्तों नायक के जंगलों में क्या था, वहाँ पे हारित ऋषि जो थे अपना अलग साम्राज्य कायम कर चुके थे ना। एक्चुअली क्या था, ऐसे हम याद कर सकते हैं कि ये जो यहाँ पे था ना नायक जंगलों में, यहाँ पे दोस्तों भीलों का आतंक था ना, भीलों का आतंक था। भील जो जाति जो बाद में महाराणा प्रताप की सेना में बहुत बहादुरी से लड़ती है, तो वो भील उनका आतंक था। तो हारित ऋषि उनसे हारे हुए थे, ऐसे कह सकते हैं, है ना। तो बापा रावल है तो हारित ऋषि है ना। हारित ऋषि जो है दोस्तों ये बापा रावल के गुरु है, आपको पता ही है ना, ध्यान रखना। और हारित ऋषि की गाय ही चराते थे दोस्तों, है ना। गायें चराते थे कौन? कौन? बापा रावल। यहाँ पे आगे इनके पास हारित ऋषि ने कहा न भाई कड्ढा ठोक रखा है, क्या ही मतलब है, हम तो रुको थोड़ा दिन, बहुत बड़ा साम्राज्य मिलेगा। क्योंकि पूत का पग पालना में दिखाई है ना, पूत का पग पालना में दिखाई। हारित ऋषि को पता चल गया था, क्योंकि बड़ी बहादुरी से मतलब सारे काम करता था, गायें चराता था उसके साथ। तो फिर उसका कृपा से दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ का प्राप्त हुआ। लेकिन रियल में कैसा प्राप्त हुआ उसकी तरफ हम बढ़ते हैं, बड़ी तगड़ी कहानी है, आ जाओ आगे। ठीक है, अब देखिएगा बापा रावल दोस्तों जो है, अब दोस्तों हारित ऋषि ने कहा कि हे वत्स, मौज करेगा, राज करेगा, बहुत दम है तेरे में, तू जा। चित्तौड़ का जो शासक है उस टाइम, चित्तौड़ का शासक मानमोरी हुआ करता था, ऐसा कहा जाता है। उसकी सेवा में दोस्तों बापा रावल लगा दिए गए। मतलब सैनिक सेनापति टाइप का कुछ है ना, बड़ा सा पद या छोटा मोटा जो भी समझ लो, कीमत तो बहादुरी की होती है ना। तो आगे देखते हैं बहादुरी का। अब दोस्तों चित्तौड़ के शासक मानमोरी के समय जो हुआ विदेशी आक्रमण हुआ, कहाँ पे? चित्तौड़ पर। देख रहे हो चित्तौड़ की घटनाक्रम चल रही है। ये हारित ऋषि की गायें चराते थे। स्थापना कैसे हो रही है? फिर वापस हम वहां पे चलेंगे मूल नाम की तरफ, क्यों उपाधि ली इसने, है ना। समझना इस बात को। पहले हमने देखा शीलादित्य, शीलादित्य का पुत्र देखा हमने, ठीक है, गुहिल। रानी पुष्पावती गुफा में जन्म लिया, गुहिल कहलाया। उसके बाद आगे बढ़ती है, गुहिल के कालक्रम में आगे वंश जाके आता है नागादित्य का पुत्र बप्पा रावल। ठीक है, बप्पा रावल क्या होता है? चित्तौड़ के जो शासक हैं उनकी सेवा में रहता है, विदेशी आक्रमण होता है। अब भाई साहब देखो, नया नया वो होता है ना, नई नई चीजें कोई आती है तो डर तो रहता है ना। अब विदेशी आक्रमण हो रहा था, तो चित्तौड़ का शासक तो था, विदेशी आक्रमण हुआ तो अपने सिपाहियों से, सैनिकों से, जो भी उसके मंत्री थे, बोला कि भाई लो आगे मौको लपेट लो। भाई साहब तो भाग गया, है ना, भाग गए, उनकी पार नहीं पड़ी। विदेशी वो सोचे भाई पता नहीं असला गोला बारूद कैसे होंगे, पट गए। फिर बप्पा रावल बोलता है रुको रुको, मतलब घबरा गया था ये मानमोरी, घबरा गया था कि मेरे तो सैनिक ही भाग गए। अब बप्पा रावल कहता है रुको, यही तो मौका है चौका मारने का, है ना। क्योंकि दोस्तों विपरीत परिस्थितियों में आप अच्छा करोगे तभी तो आपका नाम होगा। और इसीलिए हम बप्पा रावल को पढ़ते हैं, क्योंकि विपरीत परिस्थितियां थी। जब विदेशी आक्रमण हुआ, उसके सैनिकों ने मना कर दिया, मंत्रियों ने मना कर दिया, सेनापति ने मना कर दिया, तब बप्पा रावल ने बागडोर संभाली, तभी तो नाम चमका। जैसे सारे लोग पढ़ा रहे थे, याद को ही नहीं करवा रहा था, एग्जाम एम्पायर याद करवाने आया तो आपने हाथों हाथ स्टार बना दिया। ठीक है ना, तो यही बात होती है। तो विदेशी आक्रमण को खदेड़ा दोस्तों, और ऐसा खदेड़ा ना भाई साहब, दौड़ा दौड़ा के पीटा और गजनी तक जा पहुंचे अफगानिस्तान दोस्तों। गजनी जो शहर अफगानिस्तान का, कहाँ का दोस्तों? अफगानिस्तान का गजनी शहर है, वहां तक दोस्तों बप्पा रावल उनके पीछे पीछे गया, ढंग से ठुकाई करी। और गजनी का जो शासक था सलीम दोस्तों, सलीम समझता था अपने आप को, उसको भी दोस्तों हरा दिया। घर में घुस करके देखो, चित्तौड़ में अटैक करने आए थे वो, हमारे घर में घुस के हमको मारने आए थे, मोदी जी वाली स्टाइल में। जवाब मिला उनको सर्जिकल स्ट्राइक, है ना। उनके घर में घुस को बप्पा रावल दौड़ा दौड़ा के कूट के मार के आए, और सलीम को हरा करके सलीम की पुत्री से विवाह भी कर लिया। भाई साहब देख रहे हो, सलीम की पुत्री से विवाह भी कर लिया। देखो बारात गई, शादी हो गई,
अब वापस आ रही है भाई साहब, फीलिंग तो लेगा बंदा, है ना। तो फीलिंग ले लिया, अपने आप को उपाधियां दे दी, क्या उपाधियां धारण करी, कौन कौन सी भाई साहब, कौन कौन सी, ये देखो। अब आ जाओ उपाधियों की तरफ। हिंदू सूर्य, नहीं सुना था ना आज से पहले, मेवाड़ का इतिहास शुरू कर रहे हैं 5वीं सदी 6वीं सदी से, आपने नहीं सुना था ना हिंदुआ सूरज, हिंदू सूरज उदय हो रहा था, देख रहे हो आप। तो उपाधि तो साइड से बात है, हिंदू सूरज मिलनी ही थी, है ना। तो हिंदू सूर्य, आगे बहुत सारे कुंभा टाइप, कुंभा भी बहुत सारी उपाधि धारण करेगा, रिपीट भी होगी, लेकिन सबसे पहले अगर हिंदू सूर्य आपको दिखाई दे तो हिंदू सूर्य कौन था, हिंदू सूर्य उदय हो रहा था, बप्पा रावल गोहिल वंश की स्थापना करके आगे बढ़ रहा था। ध्यान रखना, हिंदू सूर्य उपाधि ली। उसके बाद राजगुरु, हारित ऋषि जैसा गुरु था उनके पास, तो राज तो करना ही था, है ना। तो राजगुरु था, और वो कहते हैं ना चक दे इंडिया, ना चक दे इंडिया, तो पहली बार में चक दे भाई साहब, ना चक दे इंडिया गाना सुना है ना, झंडा फहरा दिया इंडिया का, तो भाई साहब चकवे चकवे चक्का दे दिया, समझ सकते हो, हरा दिया, विदेशियों का आक्रमण हुआ तो बप्पा रावल ने चकवे की उपाधि भी धारण करी। ये बात थी दोस्तों। तो गोहिल वंश का प्रतापी शासक जो हुआ बापा रावल हुआ, कालबोज नाम था, श्यामल दास वीर विनोद में कहते हैं 734 ईस्वी में मौर्यों से प्राप्त किया। टोड़ थोड़ा लेट हो गए भाई साहब, अपनी उम्र जितना ही पीछे बता गए, ठीक है। और नागदा राजधानी, ये तो बात बिल्कुल सही है। तो गुहिल की प्रथम राजधानी कौन सी थी, नागदा। दूसरी आहड़ बनती है, सामोली में हमने देखा जावर की खाने, तो जहां ज्यादा संपन्न होगा शहर वो बना दिया जाएगा। फिर कैसे कैसे तीसरा चित्तौड़ बनती है, सब पर आएंगे। और जहां याद करवाना होगा कैसे, इतनी सारी राजधानियां है चित्तौड़ में, सबको याद करना पड़ेगा, एग्जाम अंपायर करवाएगा। बहुत सारे युद्ध है, याद करना पड़ेगा, हम करवाएंगे। इनके कर्म राजाओं के, जहां से सबसे ज्यादा खौफ का आते हो तो हम याद करेंगे। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे, ठीक है। अब दोस्तों ये ध्यान रखना दोस्तों, पहला सोने का सिक्का चलाने वाला भी दोस्तों बापा रावल था, 115 ग्रेन का, ये जरूरी नहीं है लेकिन सोने का सिक्का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखो ये सलीम की पुत्री से ब्याह कर लिया। अब ब्याह का ट्रेंड तो हमने शुरू किया था दोस्तों, है ना। अब अकबर करते थे ब्याह, तो करेंगे ना, बदला तो लेंगे फिर, है ना। ट्रेंड तो हमारे वालों ने शुरू किया था। तो जो भी था अच्छा था, बप्पा रावल ने मतलब हिंदू सूर्य की एक परिकल्पना वहीं से शुरू करी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, अब हारिस ऋषि जो है, ठीक है, एक्टिंग थे भाई, ठीक है, वर्सेटाइल एक्टर, ठीक है। हारित ऋषि जो है पाशुपत संप्रदाय किसे, शैव धर्म का, जैसे कि मैंने कहा शैव धर्म, सीवी जनपद, चित्तौड़, मेवाड़, ठीक है। तो हारित ऋषि जो है पाशुपत संप्रदाय से। अब ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि हारित ऋषि की गायें चराता था बप्पा रावल, तो बप्पा रावल किस धर्म से संबंधित थे, या हारित ऋषि किस संबंधित थे, तो गाय एक पशु ही तो होता है, तो पाशुपत संप्रदाय, इसे कैसे भी याद कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना पाशुपत संप्रदाय शैव धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसके बाद आता है बप्पा ने कैलाशपुरी में दोस्तों, अब बप्पा जी जो बप्पा रावल थे उन्होंने कैलाशपुरी कहा है दोस्तों, उदयपुर में ही है ना। कैलाशपुरी कहा है, उदयपुर में दोस्तों, क्या बनवाया भाई, गुरु दक्षिणा भी तो देना है ना। ऐसा थोड़ा नहीं हो सकता है, अब आप ये गलत बात है कि आप सिलेक्शन ले लोगे फिर आप आओगे, आप भी कुछ तो देने, कोई मिठाई का डब्बा ही लेके आएगा, है ना, कोई लेके आएगा लेकिन खिलाएगा नहीं, ऐसा भी होता है दोस्तों कई बार। मुझे याद होता है हमारे कॉलेज में दोस्तों, कॉलेज में आपको पता है 2 गुट होते हैं, हर क्लास में 2 गुट होते हैं, एक अपने चलाता है, दूसरा अपने चलाता है। तो हमारे गुट में एक बच्चा था, मतलब बच्चा क्या दोस्त ही था यार, बच्चा ही निकलता था ना। तो वो क्या करता था, उसका बर्थडे होता था ना, तो वो मिठाई तो लेके आता था, अपने ग्रुप वालों को खिलाता था, और जो विपक्षी गुट होता है ना उसको कहता था कि तुम सिर्फ देख लो, उतने में तुम्हारा काम हो जाए। खिलाता नहीं था, उनको दिखाता था कि देख ले भाई यहाँ से इस स्वीट से लेके आया हूँ। तो ऐसा होता है, लोग खिलाते नहीं, दिखा के भी कहते हैं कि तुम देखो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ऐसा है। तो बप्पा रावल साहब तो दक्षिणा दे रहे थे। तो दोस्तों कैलाशपुरी में क्या बनाया, एकलिंग जी का मंदिर, जो कि शिव भगवान का मंदिर है, का मंदिर बनवाया। और दोस्तों उस एकलिंग जी को दोस्तों क्या राजा घोषित किया, और अपने आप को उसका दीवान कह सकते हैं, प्रधानमंत्री। तो अभी भी दोस्तों आपको पता है, कभी भी मेवाड़ के राजा है ना, अपने आप को दोस्तों राजा नहीं कहते, वो दीवान कहते हैं कि हम भगवान एकलिंग जी के दीवान है। दोस्तों ये परंपरा चली आ रही है, तो यहीं से शुरू होती है। बप्पा रावल ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी का मंदिर बनवाया और उसका दीवान अपने आप को घोषित किया। दोस्तों दीवान एज ए प्रधानमंत्री कह सकते हैं, मंत्री कह सकते हैं, दीवान, ठीक है, वो घोषित किया दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आता है सीवी वेद। दोस्तों अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखो बापू, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बप्पा रावल जो है वो विदेशी आक्रांता को खदेड़ा, घर में घुस के मार के आए, और वो भी इतना बड़ा साम्राज्य दोस्तों, बहुत तगड़ा राज था अफगानियों का, ईरानियों का भाई साहब, है ना, उस टाइम उसमें जाके लठ बजा के आ गए। तो फिर सीवी वेद अब ये हमारे वाली है,
वेद साहब ने कहा दोस्तों चार्ल्स मार्टिन जो है दोस्तों ये स्पेन के मिस्र के दोस्तों, स्पेन के सॉरी फ्रांस स्पेन के एक बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, एक योद्धा हुआ करते थे, उससे तुलना करी थी हमारे बप्पा रावल की। तो ध्यान रखना सीवी वेद ने बप्पा रावल की तुलना चार्ल्स मार्टिन से करी थी। इंपॉर्टेंट कथन हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब दोस्तों मृत्यु कहाँ हुई, तो नागदा राजधानी थी, नागदा में ही मृत्यु होगी, और ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों गुहिल अपने आप को सूर्यवंशी मानते थे, शिव धर्म के अनुयायी थे, पाशुपत संप्रदाय के एकलिंग जी मंदिर का निर्माण करवाया था, अपने आप को दीवान घोषित किया। ये था बप्पा रावल के बारे में। उम्मीद है मुझे आपको समझ आया होगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं कालक्रम में। बप्पा रावल का वंशज, अब दोस्तों अब इसका मतलब ये मत कर देना कि इनका पुत्र था क्या, अल्लट। देखो अब आ जाता है अल्लट आगे, ठीक है। तो पहले हमने पढ़ा गुहिल के बाद बहुत सारे राजा हुए, गुहिल का पुत्र नहीं है, बप्पा रावल गुहिल के पुत्र नहीं है, ये ध्यान रखना। गुहिल के बाद भी 4-5 आ जाते हैं, लेकिन गुहिल के पिता कौन थे, शीलादित्य। और बप्पा रावल आते हैं गुहिल के बाद, पहले प्रतापी शासक। तो बप्पा रावल के पिता कौन थे, नागादित्य। ध्यान रखना, कहीं पे महेंद्र सेकंड भी लिखा मिलेगा, इसी कह रहा हूँ, उंगली नहीं करना, ठीक है। आपको नागादित्य ध्यान रखना है। अब नागादित्य के बाद बप्पा रावल आए, बप्पा रावल के बाद भी बहुत सारे आ गए, क्योंकि कहता हूँ ना वहाँ की सही तारीखें नहीं है, ज्ञान नहीं है, जिसने अपने हिसाब से तुक्का मार दिया, ठीक है। हमारा तो सिलेबस बढ़ा ही दिया। लेकिन अब आता है दोस्तों, अब उसके बीच में कोई भी रहा होगा 2, 5, 10, 5 जने, लेकिन ज़्यादा नहीं, 4-5 रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इससे कालक्रम से पता चलता है, फिर कंपेयर करते हैं ना, रीजनिंग लगाते हैं, तो उस हिसाब से तो फिर आता है अल्लट दोस्तों, ठीक है। उसी में वंशज का मतलब समझ रहे हो, पुत्र नहीं है, उसी की परिवार में आगे वंशज आ जाता है। अब दोस्तों इनका नाम है आलू रावल। देख रहे हो दोस्तों, अल्लट का नाम बिगाड़ करके क्या कर दिया, आलू रावल कह सकते हैं, बिगाड़ देते हैं आजकल, आपको पता है ना दोस्तों, है ना। राधे श्याम का राजू कर देते हैं, रामलाल का रामू कर देते हैं, है ना, कालू राम का कालू कर देते हैं, है ना। तो ऐसा ही दोस्तों अल्लट का हो सकता है, आलू रावल कर दिया गया हो। तो लेकिन पूछा जाता है कई बार, आलू रावल ऑप्शन में आ सकता है, तो अल्लट आ गया। नाम बिगाड़ते हैं, इंडिया हिंदुस्तान में तो परंपरा है नाम बिगाड़ने की। एकमात्र ऐसा नाम बता सकते हो आप, कमेंट बॉक्स में करना, जिसका नाम मूल नाम भी वही हो सकता है, और अगर बिगाड़ोगे तो भी वही हो सकता है। ऐसा कोई नाम बता सकते हो आप, बताओ। और वो अपना फेमस कैरेक्टर है, बताओ, सबसे फेमस कैरेक्टर है। अगर उसका मूल नाम रहेगा तो भी वही रहेगा, उसको बिगाड़ोगे तो भी वही रहेगा। क्या हो सकता है, काली। काली को आप काली कहोगे, नाम भी काली रहेगा, नाम बिगाड़ोगे तो भी वो काली कहलाएगी, ठीक है। तो ये ऐसा ही कैरेक्टर, इसीलिए दोस्तों काली की भी बड़ी तगड़ी कहानी है। एक्चुअली काली ही हमारा जो एग्जाम एम्पायर है, इसका मैन कैरेक्टर है। जो जब पिक्चर बनेगी ना दोस्तों, तो जो क्लाइमैक्स वाला जो इंटरवल आएगा ना, वो काली के कैरेक्टर पे ही खत्म और वहीं से शुरू होगा। बड़ा तगड़ा क्लाइमैक्स है, कभी पता चलेगा आपको, पिक्चर में चलेगा, ऐसे तो नहीं चलना कभी, ठीक है, क्योंकि कुछ राज मैंने भी दफन कर रखे है ना। अब देखिएगा 10वीं सदी की बात आती है, तो अल्लट भाई साहब ये भी तगड़े थे। अब देख रहे हो अल्लट, आलू रावल, अब भाई साहब आलू रावल, आलू प्याज रावल आ गए भाई, ठीक है, ठीक है। वैसे हमें को याद करना है, हमारा मकसद है ना, ये बड़े प्रतापी राजा थे ये भी है ना, अल्लट भी। तो दोस्तों 10वीं सदी की बात आ गई है, वहाँ 7वीं सदी 7.5वीं सदी की बात कर रहे थे, 10वीं आ गई, इसका मतलब बीच में अगर 40-40, 50-50 मानो तो 5-7 राजा रह गए होंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब 10वीं सदी की बात आती है, मेवाड़ की उन्नति हुई दोस्तों। अब धीरे धीरे इतना टाइम बीत गया तो उन्नति तो होनी है, स्वाभाविक है। उसके बाद जावर की खाने भी सबूत मिले, आपको पता ही है। तो मेवाड़ की उन्नति हुई। आहड़ दोस्तों, आहड़ जो है वो दूसरी राजधानी बनाया दोस्तों, है ना। आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया गया, क्योंकि आहड़ एक उभरता हुआ शहर था, बढ़िया संपन्न शहर था, आपको पता ही है। जहाँ पैसा है उसकी माया है, आजकल बिना पैसे के क्या ही है ना। तो आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया किसने, अल्लट ने दोस्तों। अब पूछा जाता है दोस्तों, अब देखो पैसा आ गया इसके पास, इसलिए तो भाई राजधानी कौन बनाता है। अब हिंदुस्तान की 2 राजधानी कोई बना सकता है, पैसा ही नहीं है, क्योंकि अगर 2 राजधानी बना दी तो संसद भवन वही 10,000 करोड़ का खर्चा, फिर से एक बड़ा प्रोजेक्ट। तो जिसके पास पैसा होता है वही 2-2 राजधानी रखता है ना, 2-2 भी यहाँ वही रखेगा, कह सकते हैं ना, उसी की औकात होती है, वरना किसी से एक नहीं जलती है ना, ठीक है। तो मेवाड़ की उन्नति हुई तो पैसा आया तो दोस्तों राजधानी बना ली एक और वो क्या थी, आहड़ को राजधानी बना ली। आहड़ आपने सुना ही होगा शहर, है ना। उसके बाद देखिएगा, अब भाई साहब पैसा आ गया, आहड़ है, और इन्होंने शादी क्या करी भाई साहब, तगड़ा, मतलब कह सकते हैं कि पहले मेवाड़ के पहले शासक जिन्होंने इंटरनेशनल मैरिज करी, अंतर्राष्ट्रीय ब्याह किया, लव मैरिज करी, तो वो कौन थे, आलू थे दोस्तों, है ना। आलू की शादी किससे हो गई, हरी सब्जी से, है ना, हरी सब्जी। तो हरी सब्जी नहीं कहेंगे, हम याद करने के लिए कह रहे हैं। जो राजकुमारी थी, हुण राजकुमारी दोस्तों, हुण विदेशी थे, हुण राजकुमारी जो है हरिया देवी, हरिया मतलब हरा,
है ना। तो इसलिए मैंने याद करने के लिए बता रहा हूँ। आलू, आलू की तरह जैसे आलू, तो आलू की सब्जी तो हर जगह फिट हो ही जाती है, याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो हरी सब्जी के साथ फिट हो जाती है, आलू मटर, आलू गोभी, आलू टमाटर, लाइक, है ना, देख, ठीक है। तो हुण राजकुमारी हरिया देवी, तो आलू की पत्नी कौन थी? हुण राजकुमारी हरिया देवी थी। ये इंटरनेशनल मैरिज हुई थी, ठीक है। तो ये पहला है दोस्तों। अल्लट बहुत ही बड़े मतलब एक प्रतापी थे, एक इनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा था दोस्तों, इसलिए देख रहे हो आप, लव मैरिज कर रहे हैं, इंटरनेशनल कर रहे हैं, और उसके बाद दोस्तों नौकरशाही का गठन कर रहे हैं। तो ये इंटेलिजेंस ही बताता है, उस टाइम नौकरशाही आ गई थी, 10वीं सदी की बात है। नौकरशाही का मतलब अपने नीचे मंत्री बना दिए, ऑफिसर रख दिए, उस हिसाब से व्यवस्थित रूप से, क्योंकि अब याद कैसे करना आपको, हरी सब्जी वाला लाएगा बनाएगा, ये सब इतना कुछ कारखाना हो रहा है, तो हिसाब किताब रखने वाला आदमी भी चाहिए ना, तो उस हिसाब से आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। हालांकि कोई दिल पे मत लेना भाई, याद करने का तरीका है, बाकी अगर कोई दिल पे ले लेता है ना, उससे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, ना माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि कैसे भी करके हमने इतिहास को रोचक बनाना है, पढ़ने के हिसाब से ईजी बनाना है, याद रहे, एग्जाम में जाए, क्योंकि याद रहेगा तो ही बच्चों का जो भी अपनी ज़िंदगी सुधारना चाहता है, अपने माँ बाप के सपने पूरे करना चाहता है, अपने आने वाली पीढ़ियों को आर्थिक तंगी में ना देखे, ये करना चाहता है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये इतिहास याद रहे। और याद करने के लिए अगर मुझे इसका कुछ करना पड़े, थोड़ा थोड़ा मसाला डालना पड़े तो डालूंगा, फिर भी अगर कोई भावना हाथ करता है तो भाई साहब सॉरी, उसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। बात का बतंगड़ तो बनाना मत, ठीक है। तो ये है, बाकी मैं कहे हुए शब्दों को वापस लेता हूँ, ठीक है, अभी माफी मांग लेता हूँ। तो आलू और हरिया देवी, ठीक है, इनकी शादी हुई, नौकरशाही का गठन किया। तो नौकरशाही आगे बात करते हैं दोस्तों। और ये हुण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया, ये दोस्तों 8 अभिलेख में मिलता है, 877 का अभिलेख है, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ध्यान रखना है ताकि स्मार्ट साहब को कुछ आता है इसका सबूत देना ना पड़े, ठीक है। अब दोस्तों सारणेश्वर प्रशस्ति जो है 1953 ईस्वी की है दोस्तों। इस बात, अब दोस्तों जो नौकरशाही है, देख लो, नौकरशाही के सबूत कहाँ से पुष्टि होती है? सारणेश्वर, है ना। सारा का सारा सार यही है कि हाड़ उन्नति पे हाड़ को राजधानी बनाने के प्रमाण सारणेश्वर से मिलते हैं। और हमने देखा अल्लट ने इसको बनाया, अभिलेख में हमने याद किया सारणेश्वर प्रशस्ति। कोई नहीं जुड़ा है, एग्जाम एम्पायर पे जा सकता है, लिंक दिया गया है। और लागत मतलब कह सकते हैं कि एक नाम मात्र के मूल्य पे सारा जी की याद करवाने की हमारी एक पहल है। एक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है, उस क्रांति का हिस्सा बनिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी जो क्लोज है, जिनका तुम सिलेक्शन चाहते हो, उनको तो शेयर कर ही देना, बाकी को तो आप नहीं करोगे मुझे पता है। अब नौकरशाही का गठन देखिएगा। अब नौकरशाही में प्रधानमंत्री मंत्री टाइप का बनाया दोस्तों। तो इसमें कहा जाता है, हम हालांकि जब बाद में टर्मिनोलॉजी देखेंगे पूरी, इनके डेफिनेशन किसको क्या कहते हैं, सब एक साथ याद करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या क्या सबूत मिले हैं सारणेश्वर प्रशस्ति में, जो अल्लट के टाइम के, उसको देखते हैं दोस्तों। अमात्य जो है, अमात्य कह सकते हैं कि अमात्य जैसा शब्द होता है अदित्य, जिसका जैसा कोई नहीं हो, दूसरा कोई नहीं हो। तो दोस्तों मंत्री तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री एक ही होता है, अदित्य होता है। अमात्य, तो अमात्य दोस्तों प्रधानमंत्री टाइप का बड़ा ऑफिसर होता था दोस्तों, कह सकते हैं, ठीक है, अमात्य। उसके बाद संधि विग्राहक, संधि विग्राहक, संधि विग्राहक, देख रहे हो इस शब्द का मतलब ये कह सकते हैं कि जो मतलब एक डिप्लोमेटिक आदमी जो संधियां करवाता है, तोड़ता है, रिलेशन बनाता है, एक विदेश मंत्री टाइप का आदमी कह सकते हो ना। तो संधि विग्राहक उस प्रकार का हो गया। इसके बाद अक्षपटलिक, अक्षपटलिक, अक्षर पटलिक, पट्ट श्याम पट्ट लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ, अक्षर लिख रहा हूँ, तो क्या हूँ भाई साहब, लेखा जोखाई। अब वहाँ तो पढ़ाने का सिस्टम तो था नहीं, लेखा जोखाई करेगा, तो दोस्तों ये एक लेखा जोखा खर्च का ब्यौरा रखने वाला आदमी हो सकता है, एक्सपर्टलिक, ठीक है। तो दोस्तों नाम में छिपा होता है उसका, है ना। अगर हम नाम का ही पोस्टमार्टम कर दे तो हमें चीजें याद रह जाएगी लंबे समय तक। उसके बाद भिषगाधिराज, भिषगाधिराज। अब भेषज दोस्तों, भेषज किसको कहते हैं? औषधि को कहते हैं, उसी से बना है भिषगाधिराज। तो भेषज औषधि, तो मतलब जो औषधियाँ देता है, दवाई दारू दस्त वस्त की जो भी देता है, जिसका भी जिसको जैसा प्रकार से हो, नाना प्रकार की बीमारी आजकल आ गई है, ठीक है। तो वो दोस्तों भिषगाधिराज जो है वो दोस्तों किसका, डॉक्टर टाइप का अधिकारी नौकरशाह कोई हुआ करता था, ये बात है। इसी सारणेश्वर परिस्थिति में लिखा गया है कि जो अल्लट है, आलू है, उनकी माताजी का नाम था महालक्ष्मी। अब देख रहे हो, ऐसे भी समझ सकते हो कि अल्लट के टाइम दूसरी राजधानी बनी, क्योंकि उनके पास लक्ष्मी थी, माता के रूप में लक्ष्मी थी। लक्ष्मी पैसा भी होता है, जिसके पास पैसा होता है वही उठा पाएगा ना खर्चे, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो महालक्ष्मी थी। भाई एक एक चीज पे रुक रहा हूँ, रिलेट कर रहा हूँ, ऐसे कोई नहीं पढ़ाता है। पूरी यूट्यूब इतिहास पे, पूरे ऐप पे कहीं भी चले जाओ, एक नई क्रांति की शुरुआत है, ये बहुत आगे तक जाएगी। आराम आराम से पढ़ेंगे, आरएस के एग्जाम से पहले सारा जी के हम मुंह जुबानी याद कर लेंगे, इससे बढ़िया क्या चाहिए बताओ। और प्री तो आपका मजाक मजाक में एम ही निकल जाएगा, प्री के बाद हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, माता जी जो है महालक्ष्मी है, और बेटा है नरवाहन, नरवाहन बेटा है नरवहन। अब हम ऐसे समझ सकते हैं, पूछ ले कल को कि अल्लट जो आलू है उनका बेटे का क्या नाम है, तो नरवहन। अब लक्ष्मी है, धन है, दूसरी राजधानी बना रहा है, नौकर सही रख रहा है, तो बेटा एक गाड़ी भी ले आएगा, वैसा होता है ना, IPS IAS है, उसका बेटा तो बस वही रहता है गेड़ियाँ मारने में, है ना, गाड़ी लाके, होता है ना दोस्तों।
दोस्तों ये मतलब संघर्ष जो करता है ना, लाइफ का अलग ही मजा है। संघर्ष जिसकी लाइफ में है ना दोस्तों, मानिएगा आप भाग्यशाली हो, बहुत भाग्यशाली हो अगर आपकी लाइफ में संघर्ष है तो। वरना बिना संघर्ष के सब पका पकाया मिल जाए आपको, सीधा खाना है, क्या किया फिर लाइफ में, मुर्दे के समान होता है। अब मुकेश अंबानी का बेटा ही ले लो, आनंद अंबानी जो है, कोई काम है उनके पास, बस वजन बढ़ा लो या घटा लो, इसके सिवा कोई काम नहीं है, कुछ कर नहीं सकते, सब पका पकाया मिल गया। तो इस लाइफ में कोई मजा नहीं है। हाँ, मुकेश अंबानी ने, उनके पिताजी ने संघर्ष किया तो उनका अलग ही मजा था। अब क्या ही है, मतलब संघर्ष होना चाहिए लाइफ में। तो भाई किसी के अधिकारी भी है माता पिता तो उस पर इतराइएगा नहीं, वो उनका संघर्ष था, उनकी मेहनत थी। आप क्या हो, अपने नाम से, अपने काम से पहचाने जाओ, वो ज़्यादा जरूरी दोस्तों। बाप दादा से या डिग्री से तो कोई पहचाना जा सकता है, आपके किरदार में वजन हो, इस बात से आपकी पहचान होनी चाहिए, मेरा ये मानना है। बाकी आपके सपने अपने अपने ओपिनियन है, ठीक है। बेटा है निर्वाहन तो बेटा एक निर्वाहन तो लिएगा, वाहन तो लिएगा, ठीक है। तो इससे समझ सकते हैं। हालांकि कोई ऐसा मेरा मजाक बनाने का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, फिर से सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। लेकिन हमें चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि दोस्तों ये गौरवशाली हमारा इतिहास रहा है, हम इसका सम्मान करते हैं। बस हमें थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी, जिससे कैसे भी करके हम इनको रिलेट कर पाए, ठीक है। तो फिर से मैं बार बार सॉरी बोलता हूँ। उसके बाद है चंदा देने वाले गोष्ठी कहलाते थे। अब चंदा देना, अब गोष्ठिक, पौष्टिक गोष्ठी का ना, ऐसा मतलब चंदा दे रहे हैं तो उनको गोष्ठी कहा जाता है। जैसे गौदान बोलते हैं ना, गोष्ठी गौदान, गौदान गौदान तो दान ही होता है, तो चंदा देना भी तो दान ही होता है। तो गौ गोष्ठी, गौ गोष्ठिक, ऐसा करके हम इसको याद कर सकते हैं। तो चंदा देने वाले पूछा जाता है टर्मिनोलॉजी, गोष्ठिक कौन थे, तो चंदा देने वाले लोग गोष्ठिक कहलाते थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब है अल्लट आ गया, देख रहे हो, क्रम देख रहे हो दोस्तों। शीलादित्य, शीलादित्य का गुहिल, गुहिल के बाद क्या है दोस्तों, बप्पा रावल, बप्पा रावल के पिताजी थे नागादित्य। बप्पा रावल के बाद फिर बहुत सारे आए, लेकिन जो बड़ा प्रतापी शासक आया वो था अल्लट। अल्लट के बाद भी बहुत सारे आए, और ये शक्ति कुमार भी आए, ठीक है। शक्ति कुमार आए, अल्लट के बाद शक्ति कुमार आए। शक्ति कुमार नाम में अल्लट, अब पैसा वैसा तो अल्लट के पास था बहुत सारा ना, तो अब शक्ति कुमार ठीक ठाक आदमी थे, ज़्यादा कुछ है नहीं इनके बारे में पढ़ने में। उसके बाद कालांतर, कालांतर मतलब फिर समझ गए होंगे, 2-5 और आए होंगे। उसके बाद आता है विक्रम सिंह दोस्त, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कालक्रम भी पूछा जाता है, अब याद हो ही रहा आपको, एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा, और पूरा करवाने के बाद हम याद फिर करवा देंगे, ठीक है। अब दोस्तों विक्रम सिंह है, तो विक्रम सिंह रण सिंह है, और करण सिंह, रण सिंह को ही करण सिंह कहते हैं एक्चुअली। विक्रम सिंह का पुत्र हुआ रण सिंह, और रण सिंह को ही करण सिंह कह देते हैं, तो रण सिंह। अब होने वाला है असली रण, देख रहे हो आप, नाम में ही रण है, रण का मतलब द्वंद्व होने वाला है। और वो द्वंद्व क्या है, एक तरफ श्याम सिंह है, रण सिंह के 2 पुत्र हुए, एक तो श्याम सिंह हुआ और एक राहप हुआ, राहप हुआ। अब इनमें लड़ाई हो गई कि मेवाड़ किसको मिले, देख लो, 2 बराबर के हो जाए ना भाई साहब, तो बड़ा मामला फंस जाता है, पेचीदा ना। एक ही हो तो चलता है, वही वारी से बनना है, लेकिन 2, 3, 4, 5 लड़ाई होती है। और फिर आधुनिक में हम जहाँ बताते हैं ऊपर की तरफ 15वीं सदी में, तो आपको देखते हैं कि लड़ाई है उत्तराधिकार युद्ध में, ठीक है ना। तो यहाँ से देख रहे हो थोड़ा थोड़ा लड़ाई तो नहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़ा विभाजन होता है। तो श्याम सिंह है, ये राहप है। अब श्याम सिंह को दोस्तों, श्याम सिंह जो है वो मेवाड़ की रावल शाखा, तो श्याम सिंह तो सेम ही रहेंगे, मतलब जो रावल चल रहा था उसी को संभालेंगे श्याम सिंह, तो श्याम सिंह संभालेंगे सेम को ही, रावल शाखा को ही। और जो राह पर हुए, जो राहप हैं, राहप उसी राह पर चलेंगे। किस पे, श्याम सिंह चल रहा था रावल शाखा, वो कह रहे यार मैं मतलब एक साधारण आदमी बन के तो नहीं जी सकता, बनना तो मुझे भी राजा ही है, तो बन जा भाई, मना किसने किया, तो राहप ने क्या किया, सिसोदा ग्राम की स्थापना करी, ठीक है। सिसोदा ग्राम बना लिया, जैसे हो सकता है ना, जैसे हमने अमरावती राजधानी बनाई, नया शहर बसा लिया, ऐसे नया शहर बसाया, सिसोदा ग्राम की स्थापना करी, और सिसोदा में राणा शाखा की स्थापना करी। देख रहे हो दोस्तों, सिसोदा ग्राम की स्थापना राहप में, उसी राह पर है, राजा ही बनना है, सिसोदा ग्राम बना लिया, राणा शाखा बना ली, अपने आप को राणा घोषित कर लिया, और ये राणा शाखा वाले आगे चल के क्या बने, सिसोदिया वंश कहलाया। और यही सिसोदिया वंश अलाउद्दीन खिलजी ने जब शाखा हुआ पहला रतन सिंह और पद्मिनी के नेतृत्व में शाखा हुआ, तो उसके बाद रावल शाखा का अंत हुआ, तो शून्य पैदा हो गया। उस शून्य को भरने के लिए कौन आएगा, यही वापस आएंगे। तो श्याम सिंह जो थे, जो मेवाड़ की रावल शाखा चक्कर रही थी, वो कंटिन्यू रहेगी 13वीं सदी तक। 1303 में जब शाखा हुआ तब तक राजा आएंगे, लेकिन जब अंत हो जाएगा तो यही भाई साहब मोशेर और मोशियाड़ा का हमारे अग्रवाद में ना, तो यही भाई साहब राहत जो है, राहप जो है, ये सिसोदिया ग्राम की स्थापना राणा शाखा, और ये सिसोदिया वंश फिर आप पढ़ते हो आगे के राजाओं के, राणा कुंभा, राणा शाखा, यही कारण है वो, ठीक है। तो यहां से होता है रण,
रण तो हुआ नहीं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि उत्तराधिकार को लेके धोखे में हो गए। श्याम सिंह सेम रहे, राह उसी राह पर चले, राणा शाखा की स्थापना करी और उसके बाद वापस आके वो सिसोदिया वंश जब एके अलाउद्दीन खिलजी ने अंत कर दिया तो फिर सिसोदिया वंश ने वापस बागडोर संभाली मेवाड़ राजवंश की। क्लियर है? ये पिक्चर किसी भी अगर कहीं भी मिल जाए ना आपको, किसी भी इतिहास के किसी पन्ने में, किसी किताब में, किसी वीडियो में, किसी टीचर में, किसी 1 लाख के कोर्स में कहीं नहीं मिलेगी। ये पढ़ाने का ये अंदाज, ठीक है ना, क्योंकि चीजें कैसे चलती है, ये पिक्चर चल रहा है एक। इसके बाद देखिएगा, अब श्याम सिंह हो गए। अब श्याम सिंह दोस्तों, अब आप कहोगे सर श्याम सिंह, अब देखो श्याम सिंह कंटिन्यू चल रहा है 1303 तक। ये बात कौन सी हो रही है दोस्तों? 11वीं सदी की बात हो रही है, ठीक है ना। तो 13वीं सदी तक चलना है, मतलब कुछ राजा तो आएंगे तो श्याम सिंह के पुत्र होंगे। अब तो श्याम सिंह के पुत्रों की बात करते आएंगे। तो श्याम सिंह के पुत्र हुए दोस्तों सामंत सिंह और कुमार सिंह, फिर से 2 पुत्र हो गए श्याम सिंह के। श्याम सिंह सेम है, कंटिन्यू है, रावल शाखा है, राह उसी राह पर है, अलग शाखा बनाई, राणा शाखा बनाई, सिसोदिया कहलाई और वापस जब अंत होगा तो सिसोदिया वंश मेवाड़ की राजगद्दी संभालेगा। क्लियर है? श्याम सिंह अब कंटिन्यू चल रहा है। श्याम सिंह को सामंत सिंह पुत्र हुआ, ठीक है, और इधर कुमार सिंह हुआ। अब सामंत सिंह तो दोस्तों ठीक है प्रतापी राजा थे, लेकिन अब याद करने के लिए बता रहे हैं, इनकी शामत आ गई। क्या हुआ? इनकी शामत आ गई। सामंत अब ना तेरी शामत आ जाएगी, उपराध गिरे होता है ना, तब मम्मी कहती है ना तेरी शामत आ जाएगी। तो इसे समझ लेना कि सामंत सिंह जो है वो क्या हुआ, 1181 के लगभग की बात है। नाडोल के शासक, नाडोल जालोर के शासक कौन थे? कीर्तिपाल थे। उन्होंने मेवाड़ छीन लिया, भाई साहब इनसे छीन लिया। इसका मतलब समझ लो, शामत आ गई मतलब हार गए ये, है ना। तो सामंत सिंह की शामत आ गई, ये हार गए। क्लियर है? इधर आता है कुमार सिंह, दूसरा भाई। अब कुमार नाम में वजन है, कुमार है भाई साहब, है ना। कुमार गुरु मत समझ लेना, है ना, ठीक है ना। करंट अफेयर्स पढ़ाने वाले, है ना, 3 घंटे सुबह पढ़ो, हालांकि अच्छी टीचर है भाई, है ना, लेकिन मैं करंट अफेयर्स 3 घंटे पढ़ाने के बड़ा खिलाफ हूँ यार। 3 घंटे सुबह पढ़ो, 3 घंटे शाम को पढ़ो, 6 घंटे डेली करंट अफेयर्स पढ़ो। करवाते हैं भाई, सुबह इंडिया लेवल का करवाते हैं, शाम को राजस्थान का करवाते हैं, 3 और 3 लगभग 1.5 मान लो, 4 घंटे मान लो। 4 घंटे करंट अफेयर्स डेली पढ़ना है, कितने नंबर के लिए? 4% नंबर के लिए। 4% के लिए 4 घंटे डेली। बच्चा एक दिन में 8 घंटे पढ़ सकता है, 4% के लिए आधा टाइम दे रहा है, 94% के लिए आधा टाइम दे रहा है। इसीलिए खिलाफ हूं मैं। करंट अफेयर्स का हवा बना दिया ना, वो जानबूझ के बना दिया कि व्यापार चल रहा है ना, धंधा चलता है सबका, है ना, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। तो जो भी है, तो कुमार सिंह ने वापस छीन लिया, ठीक है। क्या? जो कीर्तिपाल ने लिया, कुमार ने बदला ले लिया, ठीक है, ये बात है। अब तो मतलब इन्हीं के पास रह गया। मोटी मोटी बात यही है कि जो मेवाड़ था वापस श्याम सिंह के पुत्र के पास ही रह गया। सामंत सिंह की तो सामंत आ गई, इसके हाथ से तो छुड़ा लिया, लेकिन कुमार ने कहा रुक ढप, पीट पाट के वापस ले लिया। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब दोस्तों कुमार सिंह का वंशज आएगा। अब कुमार सिंह के पास है मेवाड़ का साम्राज्य। अब कुमार सिंह का वंशज आएगा जेत्र सिंह, वंशज है, पुत्र नहीं है, देख रहे हो। अब जेत्र सिंह भाई साहब, अब आएगा मजा। क्या आएगा? मजा आएगा भाई। अब देख रहे हो आप, इतनी देर आपने नहीं देखा होगा किसी भी राजा के आगे सन लिखा हुआ, लेकिन जेत्र सिंह जैसे ही आएगा, जेत्र सिंह जैसे ही आएगा, जेत्र सिंह जैसे ही आएगा वैसे ही सन शुरू हो जाएगा। और सन कब शुरू होगा? जब हिंदुस्तान पर विदेशी हुकूमत स्थापित होगी, दिल्ली में गुलाम वंश का राज होगा, तभी तो विदेशी आएंगे तारीखें लेके, है ना। तो यही से शुरू हो जाता है। तो पूछा जाता है कि जब दिल्ली में मुगलों में गुलाम, दिल्ली में मुगल गुलाम शासन था, तब मेवाड़ में कौन राजा था? तो वो जेत्र सिंह ही थे। और बड़ा भाई साहब जेत्र सिंह ने कहा था कि तुम मर्द हो ना, तो चाहे जैसे आ जाओ, तुम्हारा भूत उतार दूंगा मेवाड़ पे अधिकार करने का। ये कहा था उन्होंने, कहा नहीं था, ये मैंने कह दिया। इतिहास थोड़ा तो मैं भी लिख दूं, याद जो करना है, ठीक है। आ जाओ। तो कुमार सिंह का जो वंशज है वो जेत्र सिंह है। 1213 से 1253 तक इन्होंने राज किया। बड़ा ही प्रतापी शासक था, मुगल गुलाम वंश का समकालीन था, जैसा कि मैंने बनाया। और इल्तुतमिश दोस्तों किसके समकालीन था? दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश। दोस्तों इल्तुतमिश, आपको पता है दोस्तों, एक बात देखिएगा, हमने शुरू में पढ़ा वल्लभी पे आक्रमण हुआ, विदेशी आक्रमण हुआ, बप्पा रावल, फिर उसके बाद बप्पा रावल के टाइम चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ, मानमोरी के समय वो घर में घुस के मार के आए। उसके बाद से लोग, ये जो विदेशी थे ना, वो मेवाड़ को बड़ा मिस कर रहे थे कि एक बार कैसे भी करके मेवाड़ हाथ में आ जाए, है ना। ये इल्तुतमिश भी बड़ा मिस कर रहा था, है ना। कहानी मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, जो कि इसमें फिट बैठती है। इल्तुतमिश जो है वो बड़ा मिस कर रहा था कि मेवाड़ मिल जाए, है ना। तो जेत्र सिंह को कहता है कि भाई दे दे, ऐसे थोड़ा नहीं देगा, मर्दान की, जो मर्द होगा वो रख लेगा, है ना। तो दोस्तों क्या हुआ? मर्द होगा, कोई शूर होगा,
है ना, शूर होगा, कोई मर्द होगा, तो हमीर मर्दन जय सिंह सूरी के हमीर मर्दन जो ग्रंथ है के अनुसार जेतर सिंह विजय हुआ, एक युद्ध हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों क्या मर्द तो आपको पता ही है कौन ही कहलाएगा ना, मर्द वो नहीं है भाई साहब जो मतलब चलती गाड़ियों में बसों में लड़कियों को छेड़ लेते हैं, गलत इरादे से टच करते हैं, किसी को सीटी मारते, ऐसा देखा है मैंने कई बार, है ना। वो मर्द नहीं है भाई, मर्द तो वो है जो किसी लड़की के साथ छेड़खानी हो रही हो, कोई ऐसा ही महसूस कर रही हो तो उसको सपोर्ट करे, वो मर्द होता है। बाकी सिर्फ नाम का मर्द होने मात्र से कोई मर्द थोड़ा नहीं हो जाता है ना। तो यही कहा इसने जेतर सिंह ने कि मर्द है तो आजा मैदान में, तेरा भूत उतार दूंगा मेवाड़ प्राप्त करने का। ठीक है, फिर दो दो हाथ होते हैं, तो ये बड़ा मिस कर रहा था कि मेवाड़ आ जाए, लेकिन उन्होंने कहा आजा। तो दोस्तों क्या हुआ, नागदा पर आक्रमण कर दिया, किसने, इल्तुतमिश ने। मिस करता था नागदा पे आक्रमण दोस्तों, देख लो। आहड़ दूसरी राजधानी थी, अल्लट के समय ध्यान रखना, राजधानी अभी भी नागदा है। आहड़ दूसरी राजधानी थी, पहली राजधानी बप्पा रावल ने नागदा बनाई, फिर अल्लट आया, पैसा टकाया उसके पास, दूसरी राजधानी बना ली, नौकर साहब भी बनाया और हरिया देवी के साथ विवाह भी किया, लव मैरिज। ठीक है, तो आहड़ दूसरी राजधानी थी, पहली नहीं। मेन राजधानी कौन थी, अभी भी नागदा थी। तो नागदा पे आक्रमण कर रहा है इल्तुतमिश, है ना, इल्तुतमिश आक्रमण कर रहा है। तो क्या हुआ दोस्तों, भूताला का युद्ध हुआ। ये उदयपुर में पड़ता है भूताला ना, उदयपुर में, है ना, उदयपुर में भूताला का युद्ध हुआ और 1527 इसकी एनसीईआरटी का डेट है, तो एकदम एग्जैक्ट है। ठीक है, तो भूताला का जो युद्ध है वो हुआ, मतलब भूत उतारना था, ध्यान रखना जेतर सिंह, जैसा भी तेरी मर्जी हो वैसे आ जाना, तेरा भूत उतार दूंगा। ठीक है, तो जेतर सिंह के समय ये हुआ, इल्तुतमिश जो मिस करता था, ये ध्यान रखना आपको। तो ये दोस्तों, और जय सिंह सूरी, ये कहाँ से मिलता है भूताला युद्ध का वर्णन, तो जय सिंह सूरी, जो भी सूर होगा, मर्द होगा तो जीत जाएगा। तो जय सिंह सूरी ने लिखा था क्या, हमीर मद मर्दन, ये ग्रंथ लिखा था, उसी के अनुसार दोस्तों जेतर सिंह विजयी हुआ था, देख रहे हो, इसलिए प्रतापी शासक थे। और ऐसा कहा जाता है, हमारे वाले दशरथ शर्मा ने, तो दशरथ शर्मा जिन्होंने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा, है ना, हड़प्पा की, उसी प्रकार से हमारे वाले दशरथ शर्मा ने कहा कि जेतर सिंह बड़े प्रतापी राजा थे। और जो मध्यकालीन गुहिल वंश जो शासन था, उसमें अगर हम श्रवण काल किसी का कह सकते हैं तो वो जेतर सिंह का काल था। ठीक है, अल्लट मत मार देना, जेतर सिंह का श्रवण काल माना जाता है। ठीक है, तो भूताला का युद्ध 1227 में हुआ, जय सिंह सूरी के हमीर मर्दन के अनुसार जेतर सिंह विजय हुए, पर नागदा क्षतिग्रस्त हो गया दोस्तों। अब देख रहे हो दोस्तों, यहाँ से ट्विस्ट आ रहा है, नागदा क्षतिग्रस्त क्यों है दोस्तों, आपको पता है ना, पकड़ा मतलब भागता चोर की चोटी हाथ में, कहावत सुना ना, तो ऐसा ही हुआ दोस्तों। ये हार तो गया कौन, इल्तुतमिश, लेकिन जाते जाते दोस्तों ये भागते भागते इसके सैनिक जो हैं ये पूरे के पूरे नागदा जो शहर था उसको रौंद गए। होता ना दोस्तों, एक जंग के मैदान में जो भूताला का युद्ध था, भूताला जंग के मैदान में सारे सैनिक थे, अब भाग खड़े होते हैं, आधे सैनिक मरते हैं तो मुगल भागने लगे दोस्तों, यही तो होता है युद्ध में, फिर पीठ ही दिखानी पड़ती है। तो ये भाग रहे थे, अब हमारे वाले तो क्या तमंचे पे डिस्को डांस वांस कर रहे होंगे, डीजे वीजे बजा रहे होंगे, है ना, पार्टी हुई चालगी करने में व्यस्त होंगे, और ये घर से बाहर मैदान में थे। अब तो जो शहर पड़ता था नागदा, उस रास्ते में पड़ता था जिस तरफ दिल्ली भागना था उनको, तो भागते हुए इल्तुतमिश के सैनिकों ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया। पता नहीं क्या क्या वो उस टाइम लूट पाट कसूट रेप वगैरह, आग लगाना, दंगे, वो सब होते हैं दोस्तों ना, तो बहुत बुरा हुआ था उस टाइम। तो पूरा का पूरा दोस्तों जो नागदा शहर था वो ध्वस्त हो गया दोस्तों, नागदा क्षतिग्रस्त हो गया। तो चित्तौड़ को राजधानी बनाया गया, और ये समझ भी आ गया था फिर जेतर सिंह को कि चलते रास्ते में कोई सेफ नहीं है ना, कम से कम थोड़ा पहाड़ी इलाका हो, ऊंचा हो, तो इसीलिए दोस्तों तुरगुचे बनाए जाते हैं फिर सेफ्टी के हिसाब से ना। तो ये था, और ये चलते रास्ते पे था नागदा शहर, मतलब बीच चलते रास्ते पे तो कोई बड़ा डाल जाएगा, है ना। तो फिर उन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। तो देख रहे हो दोस्तों, पहली राजधानी नागदा, बप्पा रावल, दूसरी राजधानी आहड़ को किसने बनाया, अल्लट ने, तीसरी राजधानी बनने जा रही है जेतर सिंह के समय। जैसे ही सारी राजधानियां बना देंगे हम पढ़ते पढ़ते, वैसे ही सारी राजधानियां रटा देंगे। हालांकि याद तो यहाँ होगी, बाकी बच्चों से आगे तो आप हो चुके हो। इसके बाद जब पूरी राजधानी हो जाएगी चुटकियों में फिर सारा स्वाहा कर देंगे। ठीक है, तो नागदा पर क्षतिग्रस्त हो गया, और चित्तौड़ जो है कह सकते हैं कि थर्ड राजधानी बन गई, जो किसने बनाई, जेतर सिंह ने दोस्तों। तो ये था आज का हमारा सेशन, हमने कर लिए 3 बहुत महान प्रतापी राजा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो राजवंश है वो हम कल करेंगे, है ना। ऐप वाले तो आज ही कर लेंगे, बाकी यूट्यूब वाले ऐप पे जाके देख लेना भाई साहब। ठीक है, जिसने भी ऐप ज्वाइन नहीं किया है, इसी प्रकार से इससे बेहतरीन अंदाज में, क्योंकि ये तो शुरुआत है,
क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी कम बनते हैं। जैसे जैसे हम राणा सांगा, कुंभा, महाराणा प्रताप की तरफ बढ़ेंगे, सारी ही चीज़ें इंटरलिंक करके कहानी के माध्यम से और बेहतरीन तरीके से याद करेंगे। इसके बाद आपको राजवंश का भूत हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएगा, मुझे पता है। सारे सवाल मैं कहता हूँ, जैसे अभी मत लगाना सवाल मेवाड़ का इतिहास जैसे ही पूरा पढ़ा दूँ, हर एक सवाल चुटकी में निकलेगा। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? और राजवंश का सवाल निकल जाए, बाकी तो निकले हुए सारे, है ना। तो ये हम करने वाले हैं लगातार, तो आप इतना प्यार बनाए रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्लास ऐप पे दोनों ही क्लास साथ में अपलोड कर दी गई है, इसके नेक्स्ट आगे का भी, और फिर थर्ड क्लास जो है ऐप पे वो कल आएगी और कंटिन्यू करेंगे हम। 2 दिन में हम मेवाड़ का इतिहास खत्म कर देंगे, फिर 3 दिन में मारवाड़ कर देंगे, 2 दिन में हम कछवा कर देंगे और 2 दिन में बाकी के कर देंगे। 7-8 दिन में हम लगभग कर देंगे। फिर आर्ट एंड कल्चर हमने आधा तो करवा ही दिया, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें जैसे त्यौहार है, बहुत सारी चीज़ें बसती हैं, मेले हैं, है ना। और बाकी जो पुराने वीडियो हैं वो भी एकदम अपडेट होके, जैसे खनिज का वीडियो था तो खनिज में हमने खनिज याद करवाए लेकिन डिस्ट्रिक्ट नहीं करवाए, अब की बार वो डिस्ट्रिक्ट भी हो जाएंगे। सारे ही अपडेट होके आएंगे सभ्यताओं के वीडियो, तो जिसने भी जो नहीं किया है, और हम एक एक करके दोस्तों मैं फिर बता दूं, उसी कोर्स में जो 500 रुपये 1000 रुपये है, उसी कोर्स में मैं आर्ट एंड कल्चर भी करवाऊंगा, हिस्ट्री भी करवाऊंगा, पॉलिटी भी करवाऊंगा। सारे सब्जेक्ट जो मतलब जीके के सारे सब्जेक्ट हैं वो हम याद ही करेंगे। इंडिया भी होगा उसमें, राजस्थान भी होगा। तो प्यार देते रहना आपके छोटे भाई को, बड़े भाई को, आपके दोस्त को, ठीक है। मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।